as we are on chapter number 1, nature, objective and scope of audit, जो कि ICI के वेटेज के हिसाब से 4 to 6% का कवरेज देता है. That means approximately 5 marks will be in your hand if you are going to understand this chapter very very clearly. Okay, and आज हम लोग कवर करने वाले हैं topic which is elements of assurance engagement. Okay, as I always mention that audit is all about conceptual clarity. अगर एक बार आपके concepts clear हो जाएंगे तो आप long term के लिए इस topic को अपने brain में retain कर सकते हो. And at the same time अगर आप लोग इसके basis पर question answers को solve करते हो, solve यानी कि question answers को देखते हो, उन्हें पढ़ते हो और इसकी writing practice करते हो, then it will be 100% sure that you are going to gain exemption in this particular subject. Okay. Let's understand assurance engagement. Okay, what do you mean by assurance engagement? It is the same type of engagement. क्या assurance engagement यानी कि it is just one of the type of audit engagement. ठीक है, understand करके लो. And assurance engagement जो होता है वो audit engagement का एक part होता है. जैसे कि हम लोग audit में हमेशा क्या बात करते हैं, what is an engagement. यहाँ पे audit की बात हो रही है. एंड ऑडिट एंगेजमेंट यानी कि क्या, इट्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट कि भाई तो आके मेरा ऑडिट करेगा इस साल का एंड आई विल गिव यू ऑल द नेसेसरी डिटेल्स व्हाटएवर इट आर रिक्वायर्ड. अभी तक जो हमने लास्ट इसमें भी लास्ट जो सेशन था अपना, उसमें अपन ने क्या कवर किया था, स्कोप ऑफ द ऑडिट. कौन सा स्कोप कवर किया था अपन ने, ऑडिट एंगेजमेंट का. स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है उसका स्कोप, लिमिटेशंस, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ये सारी चीजें अपन ने कवर की थी. अगर अब तक नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द अदर वीडियो ऑफ दैट. ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वे में भी एंगेजमेंट लेटर के थ्रू ऑडिटर को दिया जाता है. इट आउटलाइंस द स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट. ठीक है, पर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट इज नथिंग बट कि जहां पे ऑडिटर को कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या फिर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे एक एश्योरेंस देगा. ठीक है, एक रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट देगा यहाँ पे ऑडिटर. अब यहाँ पे क्यों देगा, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट को यूजर्स का कॉन्फिडेंस बनाना हो. ठीक है, नॉर्मली ऑडिट क्यों किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है, यूजर्स कौन है, बैंक होल्डर्स है, शेयर होल्डर, बैंक पीपल है, शेयर होल्डर्स है. ठीक है, एंड गवर्नमेंट है. तो वहां पे हो सकता है कि कुछ कंपनीज में मैंडेटरी भी हो कि वहां पे उनका एश्योरेंस एंगेजमेंट पे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे उनका रिपोर्ट आना चाहिए, या फिर वॉलंटरली भी करा सकते हैं जस्ट टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स. ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. होप दैट एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में बैठ गया होगा. इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट इज गिवन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर. ओके, इट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी रिलेशनशिप. फर्स्ट प्रैक्टिशनर मतलब कि ऑडिटर, सेकेंड रेस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट जो कि सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर कर रहा है, फिर इंटेंडेड यूजर्स. जैसे कि मैंने बोला ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट को बना मतलब करते ही इसलिए है क्योंकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए ताकि यूजर्स शुड रिलाई ऑन द रिपोर्ट, एग्जांपल शेयर होल्डर्स. ठीक है, एलिमेंट्स अगेन क्या आएगा, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर. ओके, नाउ द सब्जेक्ट मैटर मे बी फाइनेंशियल डेटा और मे बी नॉन फाइनेंशियल डेटा. अंडरस्टैंड करके लो. फाइनेंशियल डेटा यानी कि क्या, सेल्स, परचेजेस, व्हाटएवर फाइनेंशियल पार्ट जहाँ पे इंक्लूड है. नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इन्वेंट्री, मशीनरी. ठीक है, इस तरीके से नॉन फाइनेंशियल डेटा भी यहाँ पे हो सकता है. अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर पे एक एश्योरेंस, एक लिमिटेड एश्योरेंस ऑडिटर देता है मैनेजमेंट को ताकि यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो पाए. ठीक है, फिर सुटेबल क्राइटेरिया, क्या बेसिस पे ऑडिटर विल बी गिविंग एश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है, क्या एश्योरेंस क्या बेसिस पे देकर देगा, बेंचमार्क यूज फॉर इवैल्यूएशन. कुछ बेंचमार्क है जिसको ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, कुछ लॉज हो गए, कुछ रूल्स हो गए. तो इन लॉज, रूल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर
ऑडिटर फाइंड आउट करेगा कि वहां पे वो एश्योरेंस दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, फिर सेम चीज है, अब कोई भी चीज का एश्योरेंस अगर देना है तो वहां पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो होना चाहिए, राइट। तो ऑडिटर कलेक्ट्स एविडेंस दैट इज सफिशिएंट, यानी कि इनफ इन quantity and appropriate which is reliable in quality. Then at the last what is that, return assurance report तो देगा ही ऑडिटर यहाँ पे। So that is final return report that contains the conclusion and gives assurance. I hope that this topic is clear to you guys. Okay, तो यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट जो है वो नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट से डिफरेंट है। यहाँ पे किन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, 5 एलिमेंट्स की बात की जा रही है। फर्स्ट इज फ्री पार्टी रिलेशनशिप, देन द सेकेंड वन इज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। सुटेबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, किसके बेसिस पर देगा ऑडिटर, बेंचमार्क्स जो कि लॉ में डिसाइडेड है, रूल्स में डिसाइडेड है। फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, फिर रिटर्न इंश्योरेंस एश्योरेंस रिपोर्ट होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है। ऑडिट के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है। रिव्यू के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एप्लीकेबल है। ओके, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। व्हाट इज इट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर क्या है, पूरे के पूरे जितने भी स्टैंडर्ड्स आपके दिए हुए हैं ना वो सारे एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू क्या आएगा, अप्लाई टू रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस यूजिंग फीवर प्रोसीजर्स दैन ऑडिट। यानी कि इससे आपको पता चल गया होगा कि रिव्यू में हमेशा लिमिटेड एश्योरेंस होता है, जबकि ऑडिट में हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस होता है। सी यहाँ पे एक डिफरेंस तो अपन ने निकाल लिया, 2 डिफरेंस निकाल लिए। जबकि फर्स्ट इज ऑडिट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। देन द सेकेंड डिफरेंस इज वी कैन जस्ट नोट डाउन दैट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग गिव हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिव्यू एंगेजमेंट गिव्स हमेशा लिमिटेड assurance. Examples you can check, SRE 2400 to review of financial statements, SRE 2410 review of interim financial information. Okay, these are the examples. अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो आप जो कंटेंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो PDF देख रहे हैं, ये स्पेशल समरी नोट्स है जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। एंड मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इस समरी नोट्स को यूज करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो ऑडिट का। ऑल यू हैव टू डू इज कि सिर्फ एक बार ICAI के स्टडी मटेरियल को पढ़ लो, उसके बाद में इस समरी नोट्स को उठाओ और एग्जाम के लास्ट डे तक इस समरी नोट्स के थ्रू पढ़ो। आप एक ही कंटेंट रखो, प्रिसाइज रखो, ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज रखा है मैंने इसमें। ICAI के दिए हुए हर टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड किया है इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज है। आप देख सकते हो कि सिर्फ 8 पेजेस में मैंने एक चैप्टर को कवर किया है। 8 पेजेस आपको 5 मार्क्स ला के दे सकता है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, विथ जहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड हो सकते हैं वहां पे मैंने वो भी इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, ताकि आपके जो अंडरस्टैंडिंग में है, जो कॉन्सेप्ट्स में है, और ज्यादा क्लैरिटी आए। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इस समरी नोट्स के थ्रू आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ लेक्चर्स देखो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ठीक है, आप दूसरे लेक्चर्स भी मेरे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर इस समरी नोट्स को बस अच्छे से पूरी मतलब शिद्दत के साथ आप पढ़ो इसको। इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर्स का वापस रिवर्स मैकेनिज्म इस समरी नोट्स पे लगाओ, एंड आप देखोगे कि आपका जो ऑडिट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ऑडिट एक्चुअली पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको सिर्फ लिख नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने के वजह से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस समरी नोट्स को यूटिलाइज करते हो स्मार्ट तरीके से। ये आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है करंटली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है इस समरी नोट्स को एक्सेस करने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑडिट एंड रिव्यू।
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, टाइप ऑफ एश्योरेंस लेवल, देखो पहला पॉइंट तो अपन ने कवर ही कर लिया है ना। रीजनेबल एश्योरेंस है भाई ऑडिट, और रिव्यू क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, लॉजिक बताओ, अगर रीजनेबल एश्योरेंस है तो यूजर्स का कॉन्फिडेंस का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपको लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है तो यूजर्स को कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, मॉडरेट रहेगा, बिल्कुल यही दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को और एक लॉजिकल बात बताओ, अगर मैं किसी चीज का रीजनेबल एश्योरेंस दे रही हूँ, मतलब हाई वैल्यू वाला एश्योरेंस दे रही हूँ, तो मैं कितना चेक करूंगी, है ना। अगर मुझे बताना है सामने वालों को कि नहीं भाई यहाँ पे एक्यूरेसी है, तो मैं उसके हर डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से चेक करूंगी। आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना, ठीक है। तो मैं वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी, ठीक है। अगर मैं लिमिटेड एश्योरेंस देने वाली हूँ, तो क्या मैं अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करूंगी, क्या वहां पे इन्वेस्ट करूंगी क्या, नहीं भाई, मैं बस एक मैकेनिज्म को फॉलो करूंगी एंड उसके बेसिस पे जैसे देते हैं लोग वैसे मैं उसको लिमिटेड एश्योरेंस दे दूंगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या रहेगा, एक्सटेंसिव, डिटेल चेक, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिटेड, मेनली इंक्वायरीज एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन, दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल लाइक इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे ये कंक्लूजन देता है ऑडिटर, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओपिनियन। मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना, दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन यहाँ पे देखो कंक्लूजन, नेगेटिव एश्योरेंस, हमारे नजर में कुछ नहीं आया, यानी कि सब कुछ ठीक है ना। बोलते हैं ना यहाँ पे सार्कास्टिक वे में, हमारे नजर में तो कुछ नहीं आया, मतलब कि सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, नथिंग केम टू आवर एश्योरेंस, दैट इज मीनिंग बाय नेगेटिव एश्योरेंस। फिर फोकस किसके ऊपर है, यहाँ पे डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, और यहाँ पे आइडेंटिफाई इफ एनीथिंग अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ओके, दिस इज द ओवरऑल डिफरेंस। आई होप दैट आपको ऑडिट एंड रिव्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए, इस समरी नोट्स को एक्सेस कीजिए एंड सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी आप श्योरली ऑडिट को क्लियर आउट कर सकते हो। आई एम टेलिंग दिस अगेन टू यू, so invest smartly, okay, and all the very best for your exams. Let's continue with the next topic in our next lecture. Thank you.